मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को मैथ का पाठ 1 और पाठ 2 का एक नंबरिया का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। मेरा नाम है सुरेश प्रसाद। मैं एक कोचिंग चलाता हूँ, शिक्षक हूँ। लॉकडाउन में बच्चों को ये सब हम गाइड नहीं कर पाए, इसलिए वीडियो के माध्यम से गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि मैथ का पाठ 1 और पाठ 2 का जो 1 नंबर का जो प्रश्न आता है वह किस किस टाइप का आ सकता है, उस टाइप का हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम ओवरव्यू दे दें और आप उसको समझ लीजिए और बढ़िया से पाठ 1 और पाठ 2 के 1 नंबरिया को बना लीजिएगा। पाठ 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आने का चांस रहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यह तो आपको याद होगा जी। तो इसको ये इस तरह इसका ट्रिक है, इसको याद करके रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जहाँ 0 छोटा है बराबर है शेषफल के और शेषफल छोटा होता है भाजक के। इतना बात आप याद रखते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। जैसे एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, यदि आपके पास कॉपी पेन हो तो उसको लिख लीजिए और लिख करके हल करने का कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं आता है तो हम इसका हल भी आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि कोई संख्या है, उसको हम m से भाग देते हैं तो शेषफल 4 आता है। कोई एक संख्या है जिसको हमने m से भाग दिया तो शेषफल आया 4, तो बताइए m का मान कितना होगा। एक प्रश्न है बच्चों कि किसी संख्या को यदि हम m से भाग देते हैं और शेषफल आता है 4, तो बताइए कि वह m का मान कितना होगा। ऑप्शन आपको देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 2 और ऑप्शन नंबर 4 1। आपको इनमें से जवाब बताना है। अब आइए इसका हल बताते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जहाँ 0 छोटा है और बराबर है शेषफल के, और शेषफल जो है भाजक से छोटा है। तो शेषफल जो होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो आपके पास जो 4 गो ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर 5 होता है। क्यों? क्योंकि शेषफल आपका 4 न है, तो 4 है तो 4 5 से केवल छोटा है, बाकी 3 ऑप्शन से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर 5 होगा। इस तरह से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्वेश्चन जो आता है उसको आपको हल करना है। चलिए अब पाठ 1 से दूसरे प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। दूसरे प्रकार का प्रश्न आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर। वह आपको चकमा देने के लिए बहुत सारा ऑप्शन देगा और बताएगा इसमें से बताइए परिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसको काट देते हैं। जो बटा का संख्या देता है तो हम लोग पहले उसको काट लेते हैं और काट करके तब हम लोग जांच करते हैं कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको काटेंगे। काटने का मतलब समझते हैं, काट के तब जांच करेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। यदि परिमेय है तो लिखेंगे परिमेय है, अपरिमेय है तो लिखेंगे अपरिमेय है। किंतु आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे रूट वाली कोई संख्या यदि है, रूट वाली संख्या, और वह रूट से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो वह हमेशा अपरिमेय रहेगी। दूसरा, यदि वह अशांत अनावर्ती संख्या है, अशांत अनावर्ती का मतलब होता है कि वह दशमलव की संख्या है जिसमें दशमलव के बाद के अंक समाप्त होते ही नहीं हैं, डॉट 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 लगे रहते हैं और दोहराए भी नहीं जाते हैं, तो उसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो अशांत अनावर्ती संख्या हमेशा अपरिमेय होती है, तो इसमें आप अपरिमेय कर दीजिएगा। और तीसरा बात है पाई एक संख्या है, वह हमेशा अपरिमेय होता है। तो आपको इस तरह से समझ करके और इसका जवाब देना है कि वो आपको 4 गो ऑप्शन जो देगा उसमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। आपको इससे संबंधित एक प्रश्न देते हैं। एक प्रश्न आपके पास यदि कॉपी लेके बैठे हैं तो उसको लिखिए। एक प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय है। नंबर 1 √2/3, नंबर 2 1.3457 डॉट डॉट डॉट, नंबर 3 पाई, नंबर 4 22/7। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, फिर से लिख लीजिए।
निम्न में कौन परिमेय है? नंबर 1 में √2/3, नंबर 2 1.3457 ... नंबर 3 में है पाई और नंबर 4 में है 22/7। इसका उत्तर होगा बच्चों 22/7, क्योंकि √2/3 में से 2 जो है वह रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय हो गया। 1.3457 ... है, यह अशांत अनावर्ती है इसलिए यह अपरिमेय हो गया। पाई हमेशा अपरिमेय होता है और 22/7 भले ही यह पाई का मान है किंतु यह चूंकि बटा में संख्या है और रूट के बाहर है इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर होगा 4 22/7। तो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पाठ 1 से आपको बताया परिमेय अपरिमेय से संबंधित। अब तीसरे प्रकार का क्वेश्चन इस पाठ से आता है शांत और अशांत आवर्ती की पहचान करना। तो जब इस तरीके का सवाल है कि यह दिया गया संख्या शांत है कि अशांत आवर्ती है, तो उस परिस्थिति में हम करेंगे क्या कि जो संख्या देगा पहले उसको हम काट लेंगे। काटने के बाद हर का गुणनखंड करेंगे, वह 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा तो वह शांत है, और इस रूप में नहीं होगा तो वह अशांत आवर्ती है। अब आपको हम इससे संबंधित एक प्रश्न, यह तो आपको सूत्र बताया जी, अब इससे संबंधित एक प्रश्न देते हैं, कॉपी में लिखिए। 81/120 प्रश्न लिख रहे हैं 81/120 शांत है या अशांत आवर्ती है? बताएं। 81/120 शांत है या अशांत आवर्ती है? अब इसका उत्तर बताते हैं। देखिए 81/120 को हम लोग पहले काटेंगे तो 3 से कटेगा, 27 तियाँ 81 और 40 तियाँ 120, तो इसका आंसर आएगा 27/40। अब 40 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1, तो हम लोग लिखेंगे 27/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हर है, काटने के बाद हर की जांच करते हैं, काटने से पहले जांच नहीं करते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो काटने के बाद जांच करते हैं तो 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में उसका हर है, इसलिए वह एक परिमेय संख्या है, सॉरी इसलिए वह शांत संख्या, शांत दशमलव संख्या है। अब आते हैं पाठ 2 पर। पाठ 1 से 3 प्रकार के प्रश्न आने का चांस बनता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह क्वेश्चन हूबहू आएंगे, परंतु इसी मेथड पर क्वेश्चन आएगा, अंक बदला रहेगा, क्वेश्चन का तरीका बदला रहेगा, परंतु मेथड यही रहेगा। इस मेथड को आप बढ़िया से समझ के जाइएगा। अब आते हैं पाठ 2 पर। पाठ 2 जो आपका द्विघात बहुपद है, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल से बनता है। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c होता है, जहाँ a बराबर नहीं 0 होता है, माने a 0 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब a वाला पद रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें शून्यकों से शून्यों का योगफल और शून्यों के गुणनफल से संबंधित प्रश्न होगा। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और उसमें दिया रहता है कि शून्यों का योगफल बताइए, शून्यों का गुणनफल बताइए, चाहे अल्फा बटा बीटा, बीटा बटा अल्फा, चाहे अल्फा² बटा बीटा², ऐसा बहुत सारा चीज़ रहने का संभावना रहता है। तो यदि ऐसा संभावना रहता है तो हम लोग शून्यों का योगफल और शून्यों के गुणनफल में उस संभावना को बदलने का कोशिश करेंगे, और बदल करके तब तो शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल उसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए एक प्रश्न देते। हम लोग जानते हैं ना कि शून्यों का योगफल कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। इसी से संबंधित हम आपको एक प्रश्न देते हैं, उसको हल कीजिए। लिखिए 4x² + 3x - k में एक शून्यक 4 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से समझिए। 4x² + 3x - k यह बहुपद है, इसमें एक शून्यक 4 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लिए, एक बार और रिपीट करते हैं। 4x² + 3x - k में एक शून्यक 4 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात करें। आइए इसको बोर्ड पर हल करके हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए बच्चों, आपका जो ऑप्शन है कि 4x² - 3x + 3x - k, यह आपका ऑप्शन है।
4x² प्लस 3x माइनस के। अब इसमें हम लोग इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कह रहा है कि अल्फ़ा जो है वह क्या है, एक बार क्वेश्चन को फिर से हम देख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है कि 4x² प्लस 3x माइनस के का एक शून्यक 4 है, तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। दूसरा शून्यक बराबर वाट, यानी बीटा बराबर वाट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अल्फा इंटू बीटा का सूत्र नहीं लगा सकते, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा में c/a होता है, तो c यहाँ पर k है, तो k खुद अज्ञात राशि है, तो यह हमको ज्ञात राशि नहीं दे सकता है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b/a के लिए जब हम लोग हल करेंगे तो अल्फा के लिए 4 लिख देंगे और बीटा इसी तरह लिख देंगे, और -b हो जाएगा -3 और a हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग आगे फिर हल करेंगे। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, बीटा यहीं पर रह जाएगा -3/4 और 4 उठ के इधर आके -4 हो जाएगा। फिर इसको जब आगे हल करेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा -3 -16/4 बराबर -19/4। तो इसका आंसर बच्चों हमको प्राप्त हुआ -19/4। तो अब हमें यह ध्यान में रखना है कि इस तरह का जो प्रश्न आएगा तो हम यह समझेंगे, निश्चित रूप से यह समझेंगे कि यह हम लोग का शून्य का योगफल शून्य के गुणनफल से संबंधित प्रश्न है, और उसको हम लोग उसमें बदलने का, देखिए इसी पता नहीं चल रहा है कि योगफल गुणनफल का प्रश्न है, परंतु इसको जब हम लोगों ने बदल दिया योगफल गुणनफल में तो इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह से जो प्रश्न देगा वह सीधा प्रश्न, देखिए एक बात मैं बार बार आपको क्लास में भी बताता रहा हूं और वीडियो में भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन उसी में से आएगा, किंतु डायरेक्ट नहीं रहेगा, सीधा नहीं रहेगा, क्वेश्चन घुमा फिरा करके रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, वो घुमा फिरा हुआ जो क्वेश्चन है आप अपने मेथड पर जो आप याद किए हैं उसको बढ़िया से समझ करके और उसके आधार पर उसका जवाब दीजिएगा। चलिए पार्ट 2 तक ही हम आपको बताना था बच्चों। तो इसके साथ ही आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अगले वीडियो में फिर अगले सुझाव और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर हम हाजिर होंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।